नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। क्या नितिन गडकरी ऐसे मानसिक स्थिति में पहुंच चुके हैं, लगातार 10-11 साल से अपनी सरकार की स्थिति, सरकार चलाने का पैटर्न, सरकार की सोच, पार्टी की सोच, कि अब अगर उनको मंत्री पद कुर्बान करना पड़े तो उन्हें रत्ती भर इसमें झिझक नहीं है। अब तैयार है मंत्री पद कुर्बान करने के लिए। दरअसल खुद ही दीक्षांत समारोह में, अल्पसंख्यक संस्थान का दीक्षांत समारोह था, एक-एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। और वहां उन्होंने कहा कि मैं अपने उसूलों से समझौता नहीं करूंगा। मेरे उसूल में जाति नहीं है, मजहब नहीं है, लिंग नहीं है, स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं है। और जो भी आज की राजनीति में, बड़ा गौर करने वाली बात है, जो भी आज की राजनीति में चल रहा है, उस राजनीति में मैं जो देख रहा हूं, मैं उसके साथ नहीं जा सकता, मैं उसके साथ नहीं चल सकता। मैं चुनाव जीतूं या ना जीतूं, मंत्री पद रहे ना रहे। मोदी शाह के युग में, ये युग मोदी शाह का है, कोई मंत्री या कोई नेता ये कहने का भी दुस्साहस या साहस नहीं कर सकता कि मैं मंत्री पद पे रहूं या ना रहूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कहना भी मोदी और शाह के खिलाफ बगावत का एक प्रतीक माना जाता है। भई आप कैसे कह दोगे? आप तय नहीं करोगे कि मंत्री पद पर रहोगे या नहीं रहोगे, हम ही तय करेंगे। तो क्या नितिन गडकरी के तेवर बागी भी हो चले हैं? मैं नितिन गडकरी जी का वो क्लिप भी सुनवाऊँगा, थोड़ा-सा पार्ट ज़रूर सुनवाऊँगा। लेकिन थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि भाऊ को पहले ले आते हैं चर्चा में। ले आइए कंट्रोल रूम, भाऊ को जोड़िए फटाफट। नमस्कार। भाऊ स्वागत नमस्कार। है आपका। नमस्कार। सबसे पहले अभी मैं फिर कह दूं दर्शकों से, एक सवाल के बाद आज सुनवाऊंगा मैं गडकरी को। लेकिन क्योंकि गडकरी क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, महाराष्ट्र से हैं, भाऊ महाराष्ट्र की सियासत को मुझको लगता है उनसे बेहतर कोई समझता नहीं है आज की तारीख में। और गडकरी को भी उनसे बेहतर नहीं समझता होगा। बहुत सारे लोग तो ऐसा कहते हैं कि गडकरी जी जो है के इशारे पर भाऊ बहुत सारी चीजें करते हैं। तो उनको आज जवाब, उनके लिए भी गडकरी का आलोचना, नागपुर में पानी भरा तो गडकरी जो है बखिया उधेड़ दी भाऊ ने। खैर, वो विषय अलग है, वो भी आ जाएगा, जब चर्चा होगी तो आ जाएगा। इसीलिए गडकरी के विषय पे हम और भाऊ आज बैठे हैं। गडकरी क्या बागी रुख अख्तियार कर रहे हैं क्या? भाऊ मेरा सवाल इसलिए है ना कि मोदी और शाह ही तय करेंगे ना कि आप मंत्री पद पे रहोगे कि नहीं रहोगे। ये गडकरी कौन है कि ये तय करेंगे कि मैं मंत्री पद पर रहूं ना रहूं? हैं? देखिए देखिए क्या है आशीष, यदि आपके कैबिनेट में सारे पिग्मीज़ हैं, आपके हम्म। कैबिनेट में वो लोग हैं कि जो नज़र ऊपर नहीं करते, उसमें हम्म। एक इंसान ऐसा भी है कि वो जो नज़र ऊपर करता है और ये कहूँ कि हम्म। गडकरी मजबूरी है हम्म। 2 गुजरातियों की, तो अतिशयोक्ति नहीं हम्म। होगा। हम्म। गडकरी के लगातार मंत्रालय कम कर दिए गए। हम्म। गडकरी के ऊपर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। यहाँ तक पिछली बार गडकरी को टिकट भी देना कि नहीं देना, इसके ऊपर जद्दोजहद हो रही थी और आखिर में सारा महाराष्ट्र का टिकट होने के बाद फिर आखिर में गडकरी का टिकट दे दिया था। हम्म। गडकरी टिकट मांगने नहीं आए थे, इतना मैं गारंटी के साथ बताता हूँ। हम्म। गडकरी घर बैठते हैं। मैं एक गडकरी के जीवन का, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं उनको जानता हूँ या लोग कुछ भी कहे, क्योंकि हम तो हम्म। पत्रकारिता कहते हैं, हमने गडकरी को भी धज्जियाँ उड़ा दी है और कई बार गडकरी को भी हमने छीला है बुरी तरह से, कुछ इश्यूज़ में। तो जहाँ गड़बड़ होगी वहाँ किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जब हम आशीष आप मुझे नहीं छोड़ेंगे और मैं आपको नहीं छोड़ूँगा तो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते, कोई किसको छोड़ेगा। सवाल ये है कि गडकरी मंत्री थे, गडकरी को अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में लाए। उन्होंने एक सारे रोड और पूरे रोड का नेटवर्क का एक कॉर्पोरेशन बनाया, उसका अध्यक्ष बनाया, सब अपनी जगह पे। हम्म। लेकिन गडकरी के यदि व्यक्तिगत जीवन में मैं झाँकूँ और एक कहूँ, क्योंकि मैं काफ़ी उनको स्टडी कर चुका हूँ और मैंने पहले बहुत उनके खिलाफ, मतलब पुराने यदि एबीपी के आप एपिसोड देखिए और बाकी ये करिए, कि पूर्ति-उर्ति के समय मैं लगातार हमलावर था। ऐसा नहीं कि मैंने हमले नहीं किए और ऐसा नहीं कि कोई गडकरी से अंडरस्टैंडिंग हो गई है। सवाल ये है कि चीज़ें सामने आनी चाहिए। हम्म। जो गडकरी पे हमला करते थे पूर्ति से लेके तमाम बातों में,
वो सारे चुप हो गए। यहाँ चुप तक हो कि अरविंद केजरीवाल घर जाके माफ़ी माँग के आ गए, हुँ, ठीक है? वो इंसान की जीवन में एक ट्रेजेडी हुई। वो एक चंद्रपुर में एक म्यूज़िकल कंसर्ट सुनने गए थे क्योंकि म्यूज़िक के बेहतरीन शौकीन हैं, बहुत शौकीन हैं। एक क्लासिकल कंसर्ट सुनने गए थे और वापस आ गए, तो आते समय उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, एम्बेसडर का। कई पलटियाँ गाड़ी खाई, ये ज़ख्मी हो गए, इनका पुनर्जन्म हो गया। तब व्यक्तिगत रूप से वो बोलते समय हमेशा कहते कि ये मेरा पुनर्जन्म हो गया, तो मैंने सोचा कि यार अब जीवन ये नया दिया है तो अब लोगों के लिए। इसलिए आप उस उनको प परफॉर्मिंग मिनिस्टर कहते हैं। आज यदि परफॉर्मिंग मिनिस्टर इस कैबिनेट में कोई है तो गडकरी के सिवा कौन है मुझे बताइए? हुँ, हुँ, एक नाम लीजिए मुझे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। बताइए परफॉर्मिंग मिनिस्टर क्या है? आखिर आपको वही गिनवाना पड़ता है कि हमने इतने रोड बने और इतना किया और इतना किया और इतना किया। ऐसा नहीं कि गडकरी के हाथ से गलतियाँ नहीं होती। ये गडकरी अकेला कैबिनेट मिनिस्टर है जिसने लोकसभा में ये माना कि ये मेरी मेरी विफलता है कि मैं रोड के एक्सीडेंट कम नहीं कर पा रहा हूँ। एक्टिव नहीं कम कर पाया। कितने हाँ, मंत्री हैं? क्या प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री तक ये विफलता मानते हैं कि आज हमने 370 और 35 ये करने के बाद भी आतंकी हमले बरकरार हैं? क्या आज भी एक खबर आई कि कल सरकार के हवाले से खबर आई कि 70 आतंकी पड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर में छुपे हुए हैं। कैसे हुँ, छुपते हैं भाई? आतंकी आते कैसे हैं जम्मू कश्मीर में? क्या सरकार की विफलता नहीं है? लेकिन कोई मानता नहीं। विफलता मानने का भी एक वक़्त होना चाहिए। रही गडकरी की ये बात करने की, तो मुझे इसमें कोई नयापन नहीं दिखता आशीष। हुँ, मैं गडकरी जी को तब जानता हूँ कि जब वो महाराष्ट्र में मंत्री थे। हुँ, तब से वो इसी तेवर में बात करते हैं। उनके ऊपर संघ की छाया है, हुँ, लेकिन संघ से ज़्यादा वो जिस गाँव से आते हैं, उस गाँव की छाया है। कितना परसेंटेज ब्राह्मण होगा नागपुर में? उस गाँव में कितने परसेंट ब्राह्मण होंगे? लेकिन यदि आपको खेती भी करना है, आपको लघु उद्योग भी लगाना है, आपको बाम्बू पे भी काम करना है, आपको 10 जगह पे काम करना है। जब आप काम करोगे तो आपको वही छत्रपति शिवाजी महाराज की स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। वो मराठे थे, लेकिन हमेशा उनका साथ 12 बलूतेदार ने दिया, मतलब 12 जातियों पगड़ी ने, जिसमें शेड्यूल कास्ट भी थे, शेड्यूल ट्राइब भी थे और ओबीसी भी थे आज के। इन्हीं भरोसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी ने मराठा राज्य स्थापित किया। ये मराठों के भरोसे नहीं किया उन्होंने। मराठों से तो उन्होंने लड़ाई ही लड़ी है, इतिहास है। हुँ, संभाजी का सबसे ज्यादा, मुगलों से ज्यादा यदि संभाजी को किसी ने तकलीफ दी होगी, मुगलों ने तो पकड़ के हत्या कर दी, हुँ, लेकिन जीते जी तकलीफ दी होगी उनको, तो मराठों ने दी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता संभाजी, यदि हुँ, आकलन करूं सही इतिहास का, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज से भी बड़े थे। उन्होंने वो पहले मराठा थे जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई हुँ, मोड़ दी। शाहजी, शाहजी, हाँ, शाहजी राजे भोसले बहुत बड़ा नाम था। हाँ, यहां तक कि निजाम में जब निजाम की मृत्यु होती है और उसका बेटा छोटा होता है, तो बेगम शाहजी को बोलती कि आप संभाले। तो शाहजी निजाम की गद्दी पे बेटे को गोद में लेके संभालते हैं, लेकिन खुद का राज्य क्यों नहीं? लोग एक सवाल पूछते हैं कि शाहजी इतने पावरफुल थे तो खुद का मराठा राज्य क्यों नहीं तय किया? उन्हें मालूम था कि मैं मराठा राज्य की बात करूंगा तो ये सारे मराठे सरदार मेरे खून के पैसे होंगे। ये पहली बार मराठों को छोड़ पिछड़े जाति को साथ में लेकर छत्रपति शिवाजी, अब सारे मराठे बोलते हैं हमारे छत्रपति, हमारे छत्रपति। आपने क्या किया छत्रपति के लिए? इतिहास गवाह है। मैं कोई आउट ऑफ ब्लू बात नहीं कर रहा हूं। तो यही अपनाई दृष्टि गडकरी जी ने। गडकरी कभी भी जाति भेद, लिंग भेद और धर्म भेद नहीं करते। उन्होंने कभी किसी की जाति नहीं पूछी। वो ब्राह्मण हैं, वो अपनी पूजा में व्यवस्था करते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। उत्तर प्रदेश के कुछ ब्राह्मण नेता एक दिन मिले, हुँ, घर आए मिलने, हुँ, और फिर घर आने के बाद मुझे कहे कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि गडकरी जैसा ब्राह्मण नेता हमारी बात नहीं मानता। मैंने बोला क्या हुआ? बोला एक बहुत बड़ा सम्मेलन ब्राह्मणों का हम करने जा रहे थे यूपी में, और हुँ, हमने बोला उनको आप आ जाइए। तो उन्होंने बोला बोले किसी शेड्यूल कास्ट को बुलाइए ना। हुँ, ब्राह्मण सम्मेलन क्या होता है?
क्या मैं ब्राह्मणों के भरोसे राजनीति करता हूँ क्या? क्या मैं ब्राह्मणों का नेता हूँ क्या? हुँ, आपके ऐसे सम्मेलन समाज में विघटना पैदा करते हैं। ब्राह्मण सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन, भारतीय सम्मेलन बुलाओ, मैं आता हूँ। मैं ब्राह्मणों का नेता नहीं हूँ। वो विपक्ष में क्यों प्रेमी है? छत्तीसगढ़ में बघेल की सरकार थी और उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए, तो छत्तीसगढ़ में जो विपक्ष के नेता थे, वो बुके लेके उनको मिलने आए और उन्होंने कहा कि साहब, आपने कांग्रेस की सरकार होते हुए भी बहुत काम रोड दी, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने उसको बिठाया, बोला मैं कांग्रेस और बीजेपी का मंत्री नहीं, मैं भारत का मंत्री हूँ। और यदि छत्तीसगढ़ से मतलब मध्य प्रदेश से नागपुर जाना हो तो क्या वो बस और ट्रकों को क्या हेलीकॉप्टर से उठा के ले जाऊंगा क्या? क्योंकि हुँ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए रोड नहीं देना चाहते, ये किसने कहा तुम्हें? और छत्तीसगढ़ में हमको भी तो वोट मिले हैं बीजेपी को। हुँ, हम सत्ता में नहीं है, लेकिन जिनने वोट दिया उनने क्या गलती की? और तीसरी बात, 15 साल तक बीजेपी ने आपको लोगों ने आपको सत्ता में बिठाया ना। हुँ, ये आपकी गलतियां होगी कि आपने कांग्रेस को वहां जगह दी? कभी आत्मावलोकन कीजिएगा। इसीलिए अक्रॉस द पार्टी लाइन आप किसी भी सांसद को पूछिए, सांसद बुके लेके जाता है तो वो बोलती कि ना मैं किसी को बुके देता हूं, ना मैं किसी को हार पहनाता हूं। क्यों बुके लेके आए हो? कागज लेके आओ, रोड मांगो, समस्या लेके आओ, मैं उसके लिए बैठा हूं। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये मुझे मत बताओ। ऐसा रोक टोक बोलने वाला आदमी कौन? नोटबंदी के बाद कैबिनेट में साफ सुन गया था। एक ही व्यक्ति ने यदि आवाज मुंह से निकाली होगी तो वो कौन थे? गडकरी थे ना। हुँ, उन्हें पूछा कि क्या आपने इसके रिपरकशंस का ठीक से अध्ययन किया है? बाकी तो चुप थे। तो सवाल ये है कि उन्होंने कई बार, कई जगह पे उन्होंने ये बातें कही है। और रही इस्तीफा देने की, या मैं करता हूं, मैं एक और किस्सा बताता हूं आपको। हुँ, वो कैबिनेट में मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, गवर्नर साहब थे। वो व्यथित होके उन्होंने कहा कि ये अमरावती में जो आदिवासी एरिया है, वहां पे बहुत कुपोषण के बड़ी हो रहे हैं, वहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो जोशी जी मंत्री थे, मुख्यमंत्री, उन्हें कैबिनेट में इशू निकाला, क्या करें, इसका कुछ करना चाहिए। मेलघाट में बहुत कुपोषण है और ये इस मेलघाट का इशू खत्म होना चाहिए। जब से महाराष्ट्र बना तब से चल रहा है। हुँ, फिर किसी ने कहा कि साहब वहां पे रोड नेटवर्क ही नहीं है, तो कोई डॉक्टर जाने को तैयार नहीं है, कैसा 20-20, 30-30 किलोमीटर पैर पर या साइकिल से कच्चे रोड से जाएगा कोई? हुँ, बसें जाती नहीं, कोई रोड नहीं है। तो उन्हें गडकरी की तरफ देखा, गडकरी बोले साहब मैं रोड बना दूंगा। प्रॉब्लम थी कि वहां पे फॉरेस्ट है, हुँ, फॉरेस्ट वाले रोड की परमिशन नहीं देते। कंजर्वेटिव फॉरेस्ट को बुलाया, कंजर्वेटिव को, उसने कहा कि मुख्यमंत्री जी, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है फॉरेस्ट, हुँ, इसमें केंद्र की भी रूल है और राज्य की भी रूल है, लेकिन केंद्र हुँ, के कानून उसके ऊपर होते हैं। केंद्र के कानून ही मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं इसमें से रोड निकालने, तो मैं कैसा करूं आपको, मैं कानून का उल्लंघन कैसा करूं? वो जाने के बाद हताश होकर जोशी जी ने कहा कि क्या मतलब मुख्यमंत्री भी हताश हो सकता है, देखो नितिन क्या बात हो गई। नितिन गडकरी ने कहा कि एक आप मुझे परमिशन दे दो, मैं बनाऊंगा रोड। बोले फॉरेस्ट में? अरे बोले मैं घुस जाऊंगा फॉरेस्ट में, देखा जाएगा फॉरेस्ट क्या कहता है। बोले कानूनन मसला हो जाएगा। बोले कोर्ट में मैं खड़ा रहूंगा, मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री ने मना करने के बाद भी मैंने रोड बनाए। हुँ, ज्यादा से ज्यादा मेरा मुख्यमंत्री पद जाएगा, मेंबरशिप जाएगी, मैं तैयार हूं, लेकिन मेलघाट में रोड बना के रखूंगा। उन्होंने रोड बनाए, कानून तोड़ के रोड बनाए। और जब गवर्नर को ले गए तो गवर्नर की आंखें खुली रहेगी कि इस दुर्गम क्षेत्र में भी रोड बनते हैं। तो वो जुनून सवार है उस आदमी के पास। और जब जुनून सवार होता है तो वो कुछ करके दिखाने की बात होती है। चाहे धीरूभाई अंबानी से टक्कर लेना हो मुंबई एक्सप्रेसवे पे, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन धीरूभाई अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, इसलिए बाल ठाकरे नाराज होंगे ऐसे बताया जाता था। और जब बाला साहब ठाकरे को उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा ऊपर एस्टिमेट गया है, ये हमारी तिजोरी पे डकैती जैसी लग रही मुझे, तो बाला ठाकरे साहब ने इतना ही पूछा कि आपको लगता है आपका एस्टिमेट ठीक था? हुँ, बोले मुझे 100% विश्वास है। बोला ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नितिन कैसा करोगे, यदि ये टेंडर कैंसिल करोगे तो कैसा करोगे? नितिन गडकरी ने कहा कि हम ही रोड बनाएंगे, अपने पास इंजीनियर भी है, पैसा हमारा, इंजीनियर हमारे, हम ही रोड बनाएंगे।
और सब कॉन्ट्रैक्टर पे कॉन्ट्रैक्ट दे के रोड बना, एक्सप्रेसवे। और रोड बनने के बाद उनने कहा धीरू भाई अंबानी ने कि आपके जैसे 3-4 भी मंत्री इस देश में बने, तो नितिन गडकरी ये देश सोने की चिड़िया बन सकती है। तुमने मेरी आँखें खोल दी। सरकार भी काम करने के लिए नहीं, कई जगह मैंने देखा कि वो लड़ते हैं, काम करते हैं। तो उनके लोकसभा क्षेत्र में अभी इस बार क्या हुआ लोकसभा में, जैसा कि उनको टिकट बड़े मुश्किल से दिया गया, ये सभी जानते हैं, हम उस पे डिस्कस करते थे। उसके बाद क्या हुआ, उनको चुनाव हरवाने के लिए एक पूरी लॉबी सुबह से शाम तक काम करती रही। और जो गडकरी कहते थे कि भाई मैं तो अच्छा काम करता हूँ, लोगों को तय करना है जितवाना नहीं जितवाना, अब लोगों को क्या वोट मांगना। लेकिन जब गडकरी को समझ में आ गया कि घर से ही कोई एक हमलावर निकला है, फिर उन्होंने पूरे परिवार के साथ उतरा और अपील की व्यक्तिगत रूप से, और 1-1.25 लाख वोट से जीते। नागपुर की पॉपुलेशन करीब 45 लाख है कॉन्स्टिट्यूंसी की, उसमें 8% के आसपास मुसलमान हैं। और वो जो 1 लाख का मार्जिन है उसमें मुस्लिम लोग हैं, क्योंकि उन्होंने कोई मुस्लिम को कभी ये हिंदू है या मुस्लिम है करके कभी ये नहीं किया। गडकरी के पूरे वक्तव्य में कभी उन्होंने हिंदूवाद या मुसलमानवाद ऐसा नहीं कहा। नहीं, वो तो भाषण 20-80 की बात वो नहीं करते। वो भाषण वो में अल्टीमेटली क्या है, बात नहीं। संघ चालक भी क्या कहते हैं, मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढो, ये किसने कहा, संघ चालक ने कहा। भाई यहाँ का मुसलमान का डीएनए भारतीय है, ये कन्वर्टेड है, हमारे लोग हैं, मुसलमान भी इस देश में चाहिए, किसने कहा, संघ चालक ने कहा। उसी संघ चालक को ट्रोल किसने करवाया, क्या दिल्ली ने ट्रोल नहीं करवाया। रामदेव बाबा की इतनी औकात है कि वो संघ चालक को गलत कहें, लेकिन ये किया ना। तो ये राजनीति है, वो साफ सुथरी राजनीति चाहते हैं। मैं क्लिप सुनवाता हूँ भाऊ, एक बार क्लिप जरा प्ले करिए। वो क्लिप थोड़ा सा पार्ट है भाषण का। ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में डॉक्टर कलाम से लेकर सबकी बात आ गई है छोटे में। हाँ, आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मतलब जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। इसमें 2 पॉइंट है। एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि राजनीति में हूं, राजनीति में क्या हो रहा है या होता है आपको पता है। यानी वो कुल मिलाकर के देखिए, यहाँ पे हम सपा, कांग्रेस और उसकी नहीं बात करेंगे, जिधर उनका इशारा है, भले कोई कह दे नहीं उधर इशारा नहीं है, कांग्रेस की तरफ इशारा किए थे, लेकिन हम कम समझ के साथ हम मानते हैं उनका इशारा भाजपा की तरफ था। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म, लिंग, रंग, इसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और मैं राजनीति में हूं, यहाँ क्या हो रहा है आपको पता है। तो कौन कर रहा है राजनीति, कौन कर रहा है? ये आशीष भाई, उनका इशारा दिल्ली की तरफ था। मैं और प्रिसाइजली आपको बताता हूँ। हाँ, भाई उन्होंने कहा कि मेरा मंत्री पद भी जाए तो कांग्रेस, सपा, बसपा, लेफ्ट, टीएमसी ये उनका मंत्री पद नहीं ले पाएंगे। हाँ, वो खा देंगे। हाँ, हाँ, तो उन्हें कहा चलेगा ना। ये उन्होंने जब वो मंत्री थे तब उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज सैंक्शन कर दिया था। और उन्होंने कहा कि यदि मुस्लिम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो इसमें बुरा क्या है भाई। हम क्यों एक अब्दुल कलाम पे ही रुक जाएं।
पढ़े लिखे मुस्लिम हो सकता है कट्टरवाद की तरफ न जाए। हम्म। ये एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। हम्म। और उस इंजीनियरिंग कॉलेज से हजारों इंजीनियर निकले, आज लोग नौकरी कर रहे हैं। क्या होता है, नहीं, हम बार-बार ये कहते हैं आशीष कि हम्म। बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगार युवक रहना हम्म। ये वर्तमान सत्ताधीशों के लिए अनुकूल फैक्टर है, क्योंकि आपको जो फुट सोल्जर चाहिए कि होली के दिन मस्जिद पे रंग डालने वाले, हम्म। जो आदमी नौकरी करता है बैंक में वो डरेगा ये करने से, कहीं पुलिस हम्म। केस हो गया तो नौकरी चली जाएगी, रास्ते पे आ जाऊंगा। वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। हम्म। लेकिन जिनके पास भविष्य ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि कल का क्या होगा, ये फुट सोल्जर कहां से मिलेंगे? सबको नौकरी लग गई तो नारे लगाने हम्म। वाले नहीं मिलेंगे इनको। कितने मंत्रियों के लड़के जाके मस्जिद पे गुलाल फेंक के आए, जरा पूछना। कितने विधायक सांसदों के, कारपोरेटर के हम्म। बच्चे, हम्म। वो विदेश में पढ़ते हैं, अपना बिजनेस संभालते हैं। उनके बच्चों पे केस भी होता है, तो कभी गाड़ी चला के लोगों को मारने का, कभी पब हाँ। में झगड़ा करने का, कभी टोल टैक्स पे रौब जमाने का, और रंगदारी के और रौब जमाने के केसेस बनते हैं उन पे। लेकिन किसी ऐसे हिंदू मुस्लिम के झगड़े में वो तो आपको दिखेंगे नहीं। आप पूरा भारत छान लेंगे, जम्मू हम्म। कश्मीर से लेके आप कन्याकुमारी तक जाइए, आपको इसमें मिलेंगे बेरोजगार, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ये बच्चे मिलेंगे, क्योंकि अफीम इनको दी जाती है। मतलब मैं एक मराठी, मैं बार-बार कहता हूँ कि अभी एक साहित्य सम्मेलन हो गया था, मराठी साहित्य सम्मेलन। उसमें भी हम्म। मैंने बहुत आक्रोशित होके बात कही थी और बहुत वायरल भी हुई, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया इसको, मुझे उस बात को लेकर। ये साहित्यिक नहीं है और साहित्यिकों को ज्ञान देता है। तब भी मैंने हम्म। साहित्यिक नहीं कहा था, मैंने बोला एक पत्रकार हूँ, मेरे पास शब्दों की एक लिमिट है। साहित्यिकों के पास शब्दों की लिमिट नहीं होती, भंडार होता है। मैंने बोला अरुण साधु नाम के एक लेखक हो गए, पत्रकार थे। उनके बाद पॉलिटिकल सटायर लिखा किसने? लेकिन अरुण साधु ने जो 2 कथानक लिखे थे, एक सिंहासन और एक मुंबई दिनांक, जिसके ऊपर जब्बार पटेल ने एक पिक्चर बनाई थी सिंहासन। आशीष, उस पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में बनी है उस जमाने की, हम्म। लेकिन उस पिक्चर का एक-एक सीन आज भी यथार्थ है। वहां पे भी पढ़े लिखे बेरोजगार कैसे स्मगलर के चुंगल में फंसते हैं, हम्म। क्योंकि काम नहीं है, कुछ तो काम चाहिए। हम्म। आज स्मगलर नहीं है तो आज ये धर्मांध है, हम्म। जिनको चाहिए। अब ऐसी बात करें तो लेफ्टिस्ट कहते हैं लोग। प्रॉब्लम ये है कि आप संविधान के हिसाब से बात करो तो इस देश में वामपंथी कहलाते हो। हम्म। जैसा बाबा साहेब आंबेडकर वामपंथी थे, संविधान लिखने वाले वामपंथी थे। ये संविधान की शपथ जरूर लेते हैं, लेकिन हम्म। संविधान को फॉलो करने वाले के लिए वामपंथी कहते हैं। और इसके सबसे बड़ा उदाहरण तो आपका खुद का रहा। आप एक किराए पे घर देखने गए थे और आपको उस घर मालिक ने कहा, अच्छा आप उस अशोक वानखेड़े के साथ आते हैं ना टीवी हाँ, पे, वो वामपंथी वामपंथी। आदमी है, उसके साथ आप रहते हो, वो आपको घर नहीं देंगे। इस देश का दुर्भाग्य है कि संविधान की पूजा करने वालों को वामपंथी कहा जाता है, और संविधान की शपथ लेकर संविधान में पीठ में छुरा घोंपने वाला इस देश में देश प्रेमी है, क्योंकि एक भांग अफीम चढ़ाई जाती है। होली का त्योहार खुशियों का त्योहार है, होली का त्योहार दंगों का त्योहार करवा दिया इन लोगों ने। और गडकरी इसका विरोध करते हैं, भरसों विरोध करते हैं, आपको लेकिन कतई। ये विरोध और उस इसके लिए टाइम का गडकरी नहीं, इसके हम्म। लिए गडकरी नहीं, इसके लिए गडकरी के तमाम बाकी जो राजनीतिक साथी हैं, इनको भयानक कीमत चुकानी पड़ती है गडकरी का साथ देने के लिए। नहीं, मैं आखिरी यही समझना चाह मुनगट्टीवार मुनगट्टीवार बहुत सीनियर नेता है बीजेपी, हाँ, हाँ। लेकिन उन्हें मंत्री पद नहीं मिला इस बार। हम्म। हम्म। हम्म।
उनको मंत्री पद इसलिए हटाया गया क्योंकि वो गडकरी जी के नजदीक है। नहीं, गडकरी के एक नजदीकी को मिला है बावनकुले को, गडकरी के वो बिल्कुल अजीज नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। ये मतलब क्या है, कई लोग, एक एक ट्रेंड होता है, कोई मुझे मिलता है तो कहता है कि अरे भाई गडकरी जी से हमारे अच्छे संबंध है। मतलब भाई आपके संबंध, आपको लाख लाभ। ना हमने कभी रोड मांगा है, ना कभी कोई टोल टैक्स पे हमको कोई रिलीफ मिला है गडकरी के नाम से। हम तो टोल देते समय 2 गालियां ही देते हैं कि कितना बड़ा टोल बढ़ा के रखा है। हाँ, हाँ, अब गडकरी जी बोलते हैं यहाँ से 2 घंटे में देहरादून जाएंगे, 2 घंटे में जयपुर जाएंगे। अरे भाई कहाँ 2 घंटे में जयपुर जाएंगे, 5 ही घंटे लगते हैं, कौन सी भी रोड से जाएंगे, कहाँ एक, बताएं। एक, एक आखिरी जो सवाल मैं समझना चाह रहा था, एक चर्चा आई थी एक बार कि, और चर्चा बेवजह नहीं थी, गडकरी को किसने वो ऑफर किया था कि आप आइए हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, विपक्ष के नेता ने। ये विपक्ष के नेता ने एक ये तो आई थी बात, गडकरी उससे ही आई थी, गडकरी ने ही इसको भी शुरू किया था कि गड विपक्ष ऑफर किया था। दूसरा 2-3 चीजें फाइनल 3-4 मिनट में समझेंगे खटाखट। दूसरा, भाजपा में मतलब वो मगर जो है तालाब में रह के मगर से बैर वाली हालत है। भाजपा और संघ के इकोसिस्टम में, वहां संघ का भी इकोसिस्टम में कहूंगा, इसलिए क्योंकि भागवत बोलते कुछ है करते कुछ है, संघ का पुरानी रीत रही है। वहां रह करके गडकरी ये बातें करेंगे कि हम नहीं, जाति धर्म इसकी जो बात करेगा जोर का लात मारूंगा। उनको उन्हीं के क्षेत्र में निपटाने के लिए उन्हीं के इलाके में भाजपा का कार्यक्रम हुआ और उनकी कुर्सी नीचे लगवाई गई थी, उनकी बैठने की जगह नीचे लगी थी। तो ये सारे परिस्थिति में या तो विपक्ष का ही ऑफर स्वीकार कर लेते, विपक्ष का नहीं, ही ऑफर उसमें स्वीकार कर लेते नहीं, और उन्होंने नहीं एक बात, सिस्टम में देखिए आशीष, क्रांति एक कर दे, बात क्रांति करें। उन्होंने उन्होंने एक बात बड़ी साफ गोई से कही। उन्होंने कहा कि मैं संघी हूं और संघ के आदेश का पालन करूं, मेरे लिए संघ सर्वोपरि। और संघ जीवन में मुझे किसी और राजनीतिक दल को ज्वाइन करने को नहीं कहेगा, ये मुझे विश्वास है। इसलिए मैं किसी और राजनीतिक दल के आगे पीछे जाना नहीं चाहता, कोई मतलब नहीं है। उन्हें कहा कि क्या भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी और खुशबू ठाकरे की भाजपा नहीं थी? वर्तमान में जो संक्रमण का दौर चल रहा है भाजपा, इसमें सिर्फ देश थोड़ी परेशान है। इस सनातनी तथाकथित सनातनी के हिंदुत्व से भाजपा परेशान है, संघ परेशान है। क्योंकि जो लोग शीर्षस्थ स्थान पे बैठे हैं, उन्हें लगता है कि एजेंसी का उपयोग कर, चुनाव आयोग का उपयोग कर, बाकी सारी चीजों का उपयोग कर, धन बल का उपयोग कर और हिंदुत्व का कड़वा डोज दे देके इतनी जगह इतनी नफरत फैलाने का प्रयास होता है। इसके बावजूद भी जितनी जगह दंगे हुए होली में, उससे ज्यादा जगह मुस्लिम और हिंदुओं ने साथ में होली मनाई। हाँ, तो मेजोरिटी उनकी है। सवाल यह है कि उस होली को दिखाता कौन है? आज मुसलमानों को हम कुंभ में घुसने नहीं देंगे, इस वक्तव्य को लेकर सुबह से शाम तक सारी गोदी मीडिया चिल्लाते रहता है। लेकिन मुसलमानों ने विपत्ति के टाइम, कुंभ के दौरान अपने घर, अपनी मस्जिदें, अपनी मजारे खोल दी यात्रियों के लिए, अपने किचन खोल दिए, अपने बाथरूम खोल दिए। ये रिपोर्टिंग कितने लोग करते हैं? क्योंकि उन चैनलों को ये सूट नहीं होता। जिस दिन देश को ये पता पड़ जाएगा कि दंगे 8 जगह हो गए, लेकिन 80 जगह मुसलमान और हिंदुओं ने साथ में होली मनाई, तो ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे उसमें। इसलिए खबरें छपती है दंगों की, साथ में होली खेलने की खबरें नहीं छपती। प्रॉब्लम ये है, कोई सवाल नहीं उठाता कि आज मुसलमानों का रिजर्वेशन, कई बात होती है तो बात उठती है, लेकिन अपने घोषणा पत्र में जब टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी मुसलमानों की रिजर्वेशन की बात करती है, तो उसके साथ चुनाव लड़ने में बीजेपी को कोई परहेज नहीं। तो ये सब्जेक्टिव है। मैं एक क्लिप अभी देख रहा था, किसी ने मुझे भेजी। विधानसभा में जब विपक्ष में बैठे हुए थे
देवेंद्र फडणवीस, तो विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमने मुस्लिम बांधवों के लिए रिजर्वेशन पहली बार दिया जीवन में। वो क्या था? क्योंकि दो लोग ऊपर बैठे। देखिए, मुझे एक विधायक ने बताया था, नाम नहीं लेता, बेचारा मंत्री है, फंस जाएगा। उनने मुझे कहा कि भाई, एक बार मुझे बीजेपी के एक बड़े नेता का फोन आया कि अमित शाह आपके क्षेत्र में है और हम दूसरी जगह पे, मतलब लगातार चुनाव के दौरान रैलियां लगी हुई है, तो आप जरा अटेंड करके ये रैली पूरी कर लीजिए। तो बोले, हम गए और हमने कहा, उनको रिक्वेस्ट की कि साहब, मेरे लोकसभा क्षेत्र में, मेरा जो क्षेत्र है विधानसभा का, ये जो लोकसभा क्षेत्र जहाँ भाषण देने जा रहे हैं, उसमें मेरी विधानसभा भी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी पार्टी का हूं, यहाँ का मुसलमान मुझे भरपूर मतदान देता है। मेरा बहुत बड़ा वोट बैंक है वो। तो आप कृपा करके जब भाषण देंगे तो थोड़ा मुस्लिमों पे थोड़ा सा कम करें तो फायदा होगा। मतलब वो मेरा वोट बैंक छिटकेगा नहीं, और ये वोट आपको भी मिल जाएगा, मतलब विधान लोकसभा में मिल जाएगा आपको, मैं व्यवस्था करूंगा। तो साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो वही बोलूंगा जो मुझे बोलना है, मैं ऐसा भाषा नहीं बदल सकता। और उन्होंने वो बोला, वो खामियाजा हुआ। उन्होंने कहा कि उसकी वजह से मुस्लिम मतदाता छिटक गया, और जो वहां पे लड़ा चुनाव, उसने बिल मेरे नाम पे फाड़ा कि ये साहब, इसने मुझे मेरे पीठ में छुरा घोंपा। किस किस को बताए, बोले ये बातें। अभी बोल रहे थे अमित शाह जी की मुझे आसाम में बहुत तकलीफ हुई, लट से मारा गया, और ये कुछ बोल के आए अभी परसों के दिन। वो कार्यकाल में, अभी आज रविवार है, कल सोमवार को मैं जरा रिसर्च करूंगा इस पे, उनको लट मारने का मैं कार्यकाल देखूंगा कब का है। उस कार्यकाल में हेमंत विश्व शर्मा कहां थे, ये मैं देखूंगा। यदि वो मंत्री थे, नहीं, कांग्रेस जिसने लाठियां बरसाई, आज उसी की लाठी पकड़ के आप सत्ता में हैं। इस दरअसल यहीं पर अब आज कार्यक्रम रोक देते हैं, क्योंकि उस दौर में जब लाठी की बात है, तो लाठी जो है तरुण गोगोई के बाद उस दौर में कांग्रेस में असम में सबसे ताकतवर थी, और लाठी किस पर गिरी, किसकी लाठी थी, हर लाठी के बीच में गांधी की लाठी सब भूल गए। और इसीलिए आज ये सब जुड़ा है, जो लिंग और जाति और धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन की बात कहनी पड़ रही है गडकरी को, वो सब जुड़ा है। गांधी को भूल गए, गोडसे याद है। गांधी को याद कौन कर रहा है, एक तस्वीर में दिखाऊंगा। इस देश की असली तस्वीर आप देख लीजिए, इसी से हम आज कार्यक्रम खत्म करेंगे। जरा दिखाइए, ये कन्नौज की तस्वीर है, कन्नौज की तस्वीर। अब हटा दीजिए, मैं बता देता हूँ, क्योंकि लंबी क्लिप है, बहुत देर तक इन्होंने जो है रुदाली बने रहे दोनों। ये दोनों होली में शराब पी के नशे में टल्ली थे, और जिस चौराहे पे ये रो रहे हैं, दोनों रो रहे थे फूट फूट के एक दूसरे से गले मिल करके, एक आध बाद में उनको ही पकड़ के रुलाए हैं। उस चौराहे पर जो पीछे आपको जो है टूटा फूटा मलबा नजर आ रहा है, वो गांधी जी की प्रतिमा है। वो किसी हादसे में गांधी जी की प्रतिमा टूट गई, गिर गई। वो दोनों, अगर पूरा मैं क्लिप सुनाऊं, उसमें कहा जगह पे बीच में थोड़ा सा शब्द ऐसे हैं कि जो नहीं सुनाए जा सकते। वो बकायदे, हाय रे हमारे गांधी बाबा, हमरे गांधी बाबा गिर गए। वो दोनों गांधी जी के लिए रो रहे हैं, गांधी जी की प्रतिमा के लिए। इसीलिए इसको हम दिखाए हैं कि इस देश में अब होश में गांधी किसी को नहीं याद आते। होश में गांधी किसी को नहीं आता। बहुत बढ़िया बात कही आशीष साहब। को नहीं आते हैं याद। अब गांधी को याद करने के लिए भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में थोड़ा सा योगदान देना पड़ता है, यानी कुछ पाउच, बोतल, सीसी कुछ लेना पड़ता है, तब गांधी याद आते हैं। जब इस मंजिल पर कुछ और 2-4 मंजिल, 2-4 परत चढ़ जाती है। बताइए, जिस देश में शराब के नशे में टल्ली सड़क पर लोट लोट के गांधी जी के लिए रो रहे हों, और वहां पर होशो हवास में लोगों को गांधी का नाम न याद हो, गोडसे पर जो है ताली बजा रहे हो, उस देश का अंजाम क्या होगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए।
कल फिर मिलेंगे भाव के साथ कार्यक्रम में योगा मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार।